चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो ये सिंपल आरएलसी सर्किट का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और जेईई मेन वगैरह में सवाल पूछ लेते हैं। इस पर सवाल आने को तो एडवांस में भी आ ही सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो पूछ सकते हैं। हालांकि जेईई एडवांस में जो कोर्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं, टॉपिक्स लिखे होते हैं, उसमें क्वालिटी फैक्टर लिखा हुआ नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि ना आईआईटी एडवांस वाले सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसे तो आईआईटी एडवांस का जो सिलेबस है उसमें कहीं पर मेटा मटेरियल भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन सवाल तो पूछ ही रखा है अच्छा खासा, है ना। लॉस एंड नंबर भी नहीं लिखा हुआ लेकिन सवाल तो पूछ रखा है। तो आईआईटी एडवांस वाला तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हर चीज़ में आनी चाहिए। और जेईई मेन में तो ऑफकोर्स ये कोर्स में है भी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऑफकोर्स एडवांस लेवल के हिसाब से कि अगर मान लो कि एडवांस में कोई सवाल आए तो हमसे वो भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपनी बातें स्टार्ट। हमारे पास एक सिंपल आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है। ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसके साथ हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है। इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है दैट इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी टाइम पर कोई करंट गया ऐसे, ये रेजिस्टेंस R, सेल्फ इंडक्टेंस L और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C। इंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से VC। ये हमारा सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट है। इसका जो हमारे पास इंपिडेंस आया Z आया दैट वाज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई, करंट के बारे में कुछ ना बोलूं तो ऑफकोर्स मैं कौन सी बात कर रहा हूं, आरएमएस। कुछ ना बोल रखा हो तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आरएमएस, दैट इज ऑफ कोर्स वी आरएमएस अपॉन जेड। एवरेज पावर की अगर बात करें तो एवरेज पावर इज ऑफ कोर्स आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना इस ओमेगा की वैल्यूज चेंज कर रहा हूं और अलग अलग ओमेगा के लिए Z क्या होगा, आई आर एम एस क्या होगा और एवरेज पावर क्या होगा इसको डिस्कस कर रहा हूं। सो आई एम चेंजिंग दिस ओमेगा। मैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज कर रहा हूं और देखता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो करते हैं चेंज। ये जो Z है इट्स वैल्यू इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता रखा है, रेजोनेंस वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर हम इंपिडेंस वर्सेस ओमेगा का अगर कर्व बनाते हैं तो कर्व विल बी लाइक दिस, कर्व विल बी लाइक दिस। सबसे कम Z की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा रेजोनेंस पे आएगी और ओमेगा रेजोनेंस की जो वैल्यू है वो बेटा दिस इक्वल्स टू दिस कर दो तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन रूट एल सी आएगी। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी होगा ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और Z की लीस्ट वैल्यू आएगी कैपिटल R। Z की लीस्ट वैल्यू आएगी कैपिटल। तो ओमेगा रेजोनेंस पर आपके सर्किट में Z की वैल्यू लीस्ट होगी और ऑफ कोर्स Z की वैल्यू लीस्ट होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हमने अगेन क्लास में बना भी रखा है, मैं फिर से बना सकता हूं। मैं डिफरेंट ओमेगास का अगर ग्राफ आई आरएमएस के साथ बनाऊं तो वेरी सिंपल, आई आरएमएस इज सिंपली वी आरएमएस अपॉन जेड। ओमेगा चेंज करने से वी आरएमएस तो चेंज होने से रहा, ओमेगा चेंज करोगे तो Z चेंज होगा। ऑफ कोर्स Z घटेगा तो करंट बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा
तो आपका z टेंडिंग टुवर्ड इन्फाइनाइट होगा। z टेंडिंग टुवर्ड इन्फाइनाइट होगा तो ऑफकोर्स IRMS की वैल्यू 0 होगी। फिर ओमेगा बढ़ाने पर z घटेगा तो ऑफकोर्स करंट की वैल्यू तो बढ़ेगी। फिर z बढ़ाने पर ओमेगा बढ़ाने पर z बढ़ेगा, इंपिडेंस बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स करंट की वैल्यू लगातार घटेगी 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 घटेगी। हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे ही 1/√LC के बराबर होगी वैसे ही बेटा आपके पास IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओमेगा रेजोनेंस पर आपका सारा का सारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। Z की वैल्यू लीस्ट होती है R और IRMS की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एंड दैट इज ऑफ कोर्स VRMS अपॉन Z एट दिस ओमेगा। Z एट दिस ओमेगा इज ऑफ कोर्स R। यह आपके पास आ गई है IRMS की मैक्सिमम वैल्यू। यह आ गई मेरे पास IRMS की मैक्सिमम वैल्यू। बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एवरेज पावर वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाना है तो आप कहोगे कि सर देखो R जो है ना वो तो ओमेगा पर डिपेंड करेगा नहीं, ओमेगा पर डिपेंड करता है IRMS। I बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स I² बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इस सोर्स का ओमेगा अगर आप चेंज करोगे तो आपका ऑफ कोर्स एवरेज पावर लगातार चेंज होगा। ओमेगा अगर आपने 0 रखा तो Z आपका इनफाइनाइट होगा, करंट आपका 0 होगा, करंट 0 तो आपका एवरेज पावर भी तो 0। जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑफ कोर्स ओमेगा बढ़ाने पर Z की वैल्यू लगातार घटेगी तो IRMS की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। IRMS बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स IRMS का स्क्वायर भी तो बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक थोड़ा पावर लगातार बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी। ये आपका ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस दैट इज 1/√LC। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे Z बढ़ेगा, करंट घटेगा, IRMS ऑफ कोर्स घटेगा तो IRMS का स्क्वायर भी तो घटेगा, तो पावर भी लगातार घटेगा। और पावर घटते 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 ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट पर आपका पावर वापस से 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जो है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो ओमेगा रेजोनेंस पर ही है। और इस मैक्सिमम पावर की मुझे वैल्यू भी पता है, एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम पावर। वी नो दिस मैक्सिमम पावर। दिस मैक्सिमम पावर इज, इस टाइम पर करंट कितना है आप बोलोगे सर इस टाइम पर करंट है VRMS अपॉन R। वैसे तो फॉर्मूला VRMS अपॉन Z होता है लेकिन तुम जानते हो कि इस इंस्टेंट पर तो आपका Z R के बराबर है। तो आपके पास मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई आपके पास VRMS का स्क्वायर अपॉन R। ये आपके पास आ गया Pmax मैक्सिमम पावर। मैं एक बार के लिए इसको P0 लिख देता हूं। मैं एक बार इसके लिए P0 लिख देता हूं। आई रियली होप यहां तक की तो सारी की सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यार ना, बढ़िया क्लियर हो गई। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैं इस पावर और ओमेगा वाला जो ग्राफ है ना इसमें काफी इंटरेस्टेड हूं। मैं इसको एक बार अलग से बनाना चाहता हूं और इसी पावर वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ है इसको मैं एक बार हल्का सा डिस्कस करना चाहता हूं। अगर एवरेज पावर वर्सेस ओमेगा अगर ग्राफ प्लॉट करना हो
हम कर चुके। ग्राफ इज ऑफ कोर्स लाइक दिस। ये आपके पास ओमेगा रेजोनेंस है, ये आपका ओमेगा रेजोनेंस दैट इज 1/√LC। यहां पर आपके पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जो मैक्सिमम पावर है मैंने उसको एक बार के लिए P0 लिख दिया है, मैंने एक बार के लिए P0 लिख दिया है। ठीक, अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपका जो सोर्स है उसका एक स्पेसिफिक ओमेगा होना चाहिए, एंड वी नो दैट कि दैट स्पेसिफिक ओमेगा इज योर ओमेगा रेजोनेंस, इट्स वैल्यू इज ऑब्वियसली 1/√LC। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पावर से कम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर से अगर कम पावर चाहिए तो वो पावर दो अलग अलग ओमेगास पर मिल सकती है। जैसे कोई मुझे कह दे कि सर मुझे पावर जो है ना वो मैक्सिमम नहीं चाहिए बल्कि मैक्सिमम की हाफ चाहिए, तो मैं कहूंगा कि बेटा मैक्सिमम पावर तो सिर्फ और सिर्फ सोर्स की एक स्पेसिफिक ओमेगा पर ही मिलेगी आपको। अगर आपको उससे हाफ पावर चाहिए तो एक ओमेगा नहीं बल्कि दो ओमेगा पॉसिबल होंगे, एक ओमेगा ये वाला और एक ओमेगा ये वाला। ये छोटा वाला ओमेगा है, छोटा वाला ओमेगा पर याद करो आपका XC बड़ा होता था, XL छोटा होता था, तो इधर वाला जो अरेंजमेंट है ये तो ऑफ कोर्स आपका कैपेसिटिव हो गया। ये बड़ा ऑफ कोर्स वो ओमेगा है जो ओमेगा रेजोनेंस से बड़ा है, मतलब XL बड़ा, ओमेगा जो है वो 1/√LC से बड़ा है, मतलब XL बड़ा है, XC छोटा है। तो इधर वाला जो ओमेगा है इस टाइम पर आपका सर्किट जो है वो इंडक्टिव है। तो मैक्सिमम पावर के अलावा कोई सी भी जो पावर होगी ना वो दो अलग अलग ओमेगास पर पॉसिबल है, उसमें से एक ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस से छोटा होगा तब आपका सर्किट कैपेसिटिव होगा, एक ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस से बड़ा होगा तब आपका सर्किट इंडक्टिव होगा। फेयर एनफ। जिस तरह से हाफ पावर दो अलग अलग ओमेगास पर पॉसिबल है, उसी तरह से सारे के सारे पावर मैक्सिमम पावर से छोटे जितने भी पावर होंगे वो दो अलग अलग ओमेगास पर पॉसिबल होंगे, एक ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस से छोटा, एक ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस से बड़ा। लेकिन ये जो दोनों ओमेगास हैं, इन दोनों ओमेगास पर आपका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ आ रहा है। इनको हम, इन दोनों पॉइंट्स को हम हाफ पावर पॉइंट्स कह सकते हैं। सॉरी बेटा, क्या नाम दे दिया अपन ने इनका? हाफ पावर पॉइंट्स। और मान लीजिए कि ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है। मेरा मन है कि मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालूं, मेरा मन है कि मैं इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को कैलकुलेट करूं और आगे मैं किसी काम में इसको यूज भी करूं। तो चलिए, मेरा प्लान है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालना। तो सुनो बच्चों, एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज IRMS का स्क्वायर इनटू R। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर है, मुझे इसका हाफ पावर चाहिए। बेटा अगर तेरे को पावर अगर हाफ चाहिए तो पक्की बात है कि इस टाइम पर जो करंट रहा होगा, मतलब ओमेगा रेजोनेंस पर जो करंट रहा होगा, अब तुझे उस करंट का √2 करंट चाहिए। क्या चाहिए? √2 करंट चाहिए। वापस से रिपीट करूं इस बात को, इस ओमेगा पर आपका सारा का सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, RMS करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी, मानते हैं। मुझे अगर इससे कम पावर चाहिए तो कम करंट में कम बात चल जाएगी। मुझे अगर आधा पावर चाहिए, पावर अगर हाफ चाहिए, तो जो करंट आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजोनेंस पर मिला था उस करंट का सिर्फ और सिर्फ 1/√2 करंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। 1/√2 क्यों, तुम समझ गए बेटा, स्क्वायर कर रखा है। अगर आपको करंट 1/√2 चलेगा, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि इस टाइम पर Z की वैल्यू अगर R थी तो अब Z की वैल्यू √2R होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमम पावर है P0, अब मुझे पावर चाहिए P0/2। मैक्सिमम पावर वाले केस में मान लीजिए कि IRMS की जो वैल्यू है वो I0 है, तो अब तुझे IRMS है वो I0 नहीं चाहिए बेटा, क्या चाहिए? I0/√2। ठीक है, हम जानते हैं कि IRMS बेटा कैसे आता है, IRMS आता है VRMS/Z। ऑफ कोर्स इस टाइम पर तो आपके Z की जो वैल्यू है वो कितनी है? R।
अब तुझे करंट चाहिए आई नॉट बाई रूट टू, तो तेरे को चाहिए दैट इज वी आर एम एस अपॉन जेड। अगर तुझे करंट इसके मुकाबले 1/√2 चाहिए तो पक्की बात है कि ये जो जेड होगा ये ऑफ कोर्स हमारे रेजोनेंस वाले केस का जो जेड है उसका √2 टाइम्स होगा। इस टाइम पर भी जेड की वैल्यू √2r होगी और इस टाइम पर भी जेड की वैल्यू √2r होगी। z की वैल्यू √2r होगी तभी तो आई आर एम एस आपका 1/√2 टाइम्स होगा, और आई आर एम एस जब 1/√2 टाइम होगा तभी तो आपका पावर 1/2 टाइम्स होगा। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, मुझे z चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स पर मैं समझ गया हूं कि जो z है वो पक्की बात है कि √2r है, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम पावर था उस टाइम पर तो z की वैल्यू r थी। अब बड़ा z की वैल्यू √2r होगी तभी तो करंट 1/√2 टाइम्स होगा, करंट 1/√2 टाइम्स होगा तभी तो पावर 1/2 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब मुझे जब पावर P0/2 चाहिए उस टाइम पर z की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू √2r। वी नो द z इज ऑफ कोर्स r² प्लस xc माइनस xl का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू √2r। और √2r होने के लिए ऑफ कोर्स ये जो अंदर टर्म लिखी हुई है या तो r होनी चाहिए या -r होनी चाहिए, बिकॉज r² प्लस r² इज √2r। ये xc माइनस xl या तो r होना चाहिए या ऑफ कोर्स -r होना चाहिए। अब सुनना, मैं दो केस ले रहा हूं। केस 1, xc माइनस xl r हो जाए तो इस केस में xc बड़ा है xl छोटा है, मतलब सर्किट क्या है, कैपेसिटिव, मतलब जो ओमेगा है वो 1/√LC से छोटा है, तो इससे क्या आएगा, ω1 आएगा, निकाल लेंगे उसको। इसी तरह से मेरे पास एक केस 2 और आएगा। केस 2 में हमारा xc माइनस xl माइनस r हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि r का स्क्वायर प्लस माइनस r का स्क्वायर भी तो 2r का स्क्वायर हो गई ना। xc माइनस xl अगर माइनस r है तो इसका मतलब xl माइनस xc जो है ये r है। XL माइनस XC अगर R है इसका मतलब XL बड़ा है X से छोटा है, इसका मतलब आपका सर्किट कैसा है, इंडक्टिव। इससे हमारा ऑफ कोर्स ω2 आ जाएगा। तो चलिए दोनों निकालते हैं, इससे ω1 आएगा, इससे ω2 आएगा। XC माइनस XL बड़ा देखना 1/ωc माइनस ωL शुड बी इक्वल टू R। मेरे पास आ गया 1 माइनस ω² LC इज इक्वल्स टू ω टाइम्स RC, ω² टाइम्स LC प्लस ω टाइम्स RC माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा की वैल्यू आ गई, बेटा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स a मतलब LC। ओमेगा बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एक काम करना माइनस साइन वाला उड़ा देना, तो a की वैल्यू आई। एंड वी नो दैट कि ये कौन सा वाला ओमेगा है, तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा वाला ओमेगा है। छोटा वाला ओमेगा है तो मैंने इसको ω1 बोल दिया, डायग्राम में सॉरी ग्राफ में भी हमने इसको ω1 दिखा रखा है, छोटा वाला। आई रियली होप कि ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही आसान सा काम था, बहुत टफ काम तो ये नहीं था। अगले वाले में XL माइनस XC को R करना है, मतलब ω_L माइनस 1/ωc को R करना है, मतलब ω² LC माइनस ω टाइम्स RC माइनस 1 को 0 करना है। एक बार चेक करना, मैंने सही तो किया ना बेटा, मैंने ω से मल्टीप्लाई कर दिया, ω² LC माइनस 1 माइनस R टाइम्स ω_c, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो। ω इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये लीजिए बेटा, ये दूसरा ओमेगा आ गया। ये मत सोचना कि इसमें 2 ओमेगा आ गए, नहीं एक ही ओमेगा है। देखो ये RC है और ये वाली वैल्यू ऑफ कोर्स RC से बड़ी है, तो इसमें से अगर आपने इस बड़ी वाले टर्म को अगर माइनस कर दिया तो ओमेगा तो नेगेटिव आ जाएगा।
तो माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने माइनस कर दिया तो ये टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है, छोटी में से बड़ी चीज माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ओमेगा नेगेटिव हो नहीं सकता। ये हमारा दूसरा ओमेगा आ गया। इस टाइम पर आपका ऑफ कोर्स एक्सएल बड़ा है और एक्ससी छोटा है, तो ये हमारे पास बड़ा वाला ओमेगा है। चेक भी कर सकते हो, दोनों के दोनों ओमेगास को चेक करो, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ऑफ कोर्स ये वाली टर्म बड़ी है, बड़ा वाली टर्म छोटी है, तो ये आपका ओमेगा 1 आ गया है, ये आपका ओमेगा 2 आ गया। इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम बैंडविड्थ कहेंगे बेटा। इट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दिस इज योर बैंडविड्थ। मेरे बच्चे, दिस इज योर बैंडविड्थ। और जैसे मैंने कहा कि ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस कर, आप बड़े आराम से माइनस करके बैंडविड्थ निकाल दोगे। एंड बैंडविड्थ अगर निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। आर सी माइनस माइनस आर सी, ऊपर तो आ गया 2 टाइम्स आर सी, नीचे आ गया 2 टाइम्स एल सी, सी से सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास ये आ गया आर बाई एल। ये हमारे पास आ गई बैंडविड्थ, ये हमारे पास आ गई है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बड़ा अंतर जानते हो, 2 पाई का होता है। तो कई मान लो बेटा कोई ओमेगा ना पूछे और फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप बोल दो करो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली ओमेगा अपॉन 2 पाई। उसके लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, कभी फ्रीक्वेंसी शब्द यूज करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपकी बैंडविड्थ है। अगर आप कभी इस ग्राफ को यूं शार्प चाहते हो तो बैंडविड्थ कम होगा। आप अगर ग्राफ को शार्प चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्राफ हो वो शार्प हो, तो ऑफ कोर्स डेल्टा ओमेगा जो है वो स्मॉल होना चाहिए। और डेल्टा ओमेगा अगर स्मॉल होना चाहिए तो ऑफ कोर्स आपका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर आप इस ग्राफ को फ्लैट चाहते हो, यूं ऐसा थोड़ा फ्लैट टाइप ग्राफ बनाना चाहते हो, तो फ्लैट होगा तो ऑफ कोर्स डेल्टा ओमेगा बड़ा होगा। अगर आप ग्राफ को अगर फ्लैट चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि डेल्टा ओमेगा जो है वो लार्ज हो, और उसके लिए आप जानते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो लार्ज होनी चाहिए। हालांकि एल की वैल्यू के लिए भी कह सकते हो आर बड़ा बोल दो, एल छोटा बोल दो, और दूसरे वाले केस में ऑफ कोर्स आर बड़ा बोल दो, एल छोटा बोल दो। लेकिन अक्सर रेजिस्टेंस के बारे में बातें ज़्यादा कही जाती हैं। तो हमारे पास बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई है, दैट इज ऑफ कोर्स बेटा कितनी आ गई, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाई एल। दिस इज अवर बैंडविड्थ। अभी तक हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया नहीं है, करेंगे, अभी करेंगे। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे हम क्वालिटी फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, हमने अभी तक बैंडविड्थ डिसाइड की कितनी आएगी, है ना। हमारे पास पावर वर्सेस ओमेगा का जो कर्व आया, इट वाज समथिंग लाइक दिस। दिस इज पावर वर्सेस ओमेगा एंड इट वाज सम लाइक दिस। ये हमारे पास वो ओमेगा था जिस पर पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, इसे हमने ओमेगा रेजोनेंस बोल दिया। दिस इज योर 1/√LC। ये हमने वो पॉइंट ढूंढे जहाँ पर पावर जो है वो मैक्सिमम का हाफ आया, और ये ओमेगा 1 पे आया छोटा वाला ओमेगा, ये हमारा ओमेगा 2 पे आया, ये ओमेगा हमारा बड़ा वाला। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसे हमने बैंडविड्थ कहा, ये बड़ा डेल्टा ओमेगा कहा, और ये डेल्टा ओमेगा हमारे पास आर बाई एल है। ये हमारे पास आर बाई बैंडविड्थ हमारे पास आर बाई एल है। नाउ हाउ वी विल डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। बेटा पहली बात तो क्वालिटी फैक्टर आप क्यू फैक्टर भी लिख सकते हो। इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि इट इज ओमेगा रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ। कई बुक्स में आपने नोटिस भी किया होगा ऐसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अपॉन डेल्टा एफ भी लिखा रहता है। हालांकि एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बेटा ओमेगा रेजोनेंस को 2 पाई से डिवाइड करोगे, वही 2 पाई यहाँ से डिवाइड, 2 पाई कैंसिल, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो दोनों देख सकते हो। ओमेगा रेजोनेंस हम शायद निकाल चुके थे, दैट वाज 1 अपॉन रूट एल सी। एंड डेल्टा ओमेगा हम निकाल चुके हैं R बाई एल, तो R नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। जो हमारा Q फैक्टर है उसकी वैल्यू आ गई है 1 अपॉन R रूट ऑफ L बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला विच वी शुड रिमेंबर। ये हमें याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर हमारे पास आ गया है 1 अपॉन R रूट L बाई सी, 1 बाई R रूट L बाई सी। ये जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आया है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ग्राफ कितना ज्यादा शार्प है। हमारा जो ग्राफ है कितना ज्यादा शार्प है। तो आप कह सकते हो शार्प मतलब बड़ा इस तरह से तीखा, हम अलग से डायग्राम बना के आपको दिखा देंगे, बट एक बार लिख दूं कि अगर Q की वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स दैट कि हमारा पावर वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ है वो उतना ही ज्यादा शार्पर है। और Q की वैल्यू जितनी कम है तो समझ जाना कि पावर वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ है वो उतना ही लेस शार्प, या फिर कहना चाहो तो फ्लैट कह सकते हो, क्यों फ्लैट है। बाकी हम धीरे धीरे डायग्राम बनाएंगे भी इसके ना। फेयर इनफ। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर है। मेरे पास एक क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन और है, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, बट हो सकता है कि आप आगे जाकर कॉलेज वगैरह में इसकी एक डेफिनेशन और देखो, मैं उसे भी लिख ही देता हूँ, कोई बहुत बड़ा टाइम तो लग नहीं रहा। तो सुनिएगा, क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन और भी है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय एनर्जी dissipated in one साइकिल। एक साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई उससे डिवाइड कर दो, पूरे का मल्टीप्लीकेशन विथ 2 पाई। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और है। तो सो इससे भी निकाल सकते हो। अगर आपको Q फैक्टर निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड, इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ L IRMS का स्क्वायर, ठीक है। ऑफ कोर्स कैपेसिटर के पास भी एनर्जी होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। मैं प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं कि जितनी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी ऑन एन एवरेज, उतनी ही एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी रेजोनेंस वाले केस में। तो आप एक काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड, आप जानते हो एनर्जी डिसिपेट करने की जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की है। इसका जो पावर है वी नो इट वेरी वेल, दैट इज IRMS का स्क्वायर इनटू R। एक साइकिल में कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो ये तो पावर मल्टीप्लाइड बाय एक साइकिल में, मतलब एक टाइम पीरियड में, तो ऑफ कोर्स इनटू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। देखना बेटा क्या क्या निपटा, IRMS का स्क्वायर निपट गया, 2 पाई से 2 पाई निपट गया, 2 पाई से 2 पाई निपट गया, 2 से 2 निपट गया। मेरे पास आंसर आ गया L अपॉन R। ओमेगा चला जाएगा ऊपर, ओमेगा इस इंस्टेंट पर तो ऑफ कोर्स ओमेगा रेजोनेंस हम लोगों को यूज करना है, दैट इज L बाई R। ओमेगा रेजोनेंस इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन रूट एल सी। बड़ा रूट एल एक तो गायब हो जाएगा और हमारे पास कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 1 अपॉन R रूट एल बाई सी। ये एक डेफिनेशन और है। हालांकि इस डेफिनेशन पे अभी तक जेईई मेन के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा गया, बट क्या भरोसा, पूछ लें। एडवांस वाले हो सकता है कि ये फैक्ट किसी कॉम्प्रिहेंशन में चिपका दें और फिर हमसे कुछ पूछ लें, तो ठीक है, अपने देख लिया कौन सा टाइम लगा है, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे।
ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला हो रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक अजम्पशन लिया है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जितनी एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की है उतनी ही कैपेसिटर ने स्टोर की है। हालांकि ये भी निकाली जा सकती है, ये भी प्रूव की जा सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, बट ठीक है यार, अब कितना कोई तो किसी न किसी को तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना कि हाँ यार इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक, तो अपन इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात छोड़ी है, जो कभी ठीक है कभी कॉलेज वॉलेज में तुम पढ़ाई करो तो तुम देख ही लेना कि उस टाइम पर इंडक्टर के पास जो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड होगी और जो कैपेसिटर के पास एवरेज एनर्जी स्टोर्ड होगी एट रेजोनेंस वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। बाकी मैंने लगभग सारी की सारी बातें बताई थी, है ना। आगे चले, आगे चलो, ये हमारा थोड़ा सा क्वालिटी फैक्टर की हमारी डेफिनेशन मैं साइड के अंदर लिख भी लेता हूँ कि हमारा जो क्यू फैक्टर है उसका फॉर्मूला आया है 1/r √L/C, 1/r √L/C। चलिए बच्चों, अगर मैं पावर वर्सेस ओमेगा का कर्व बनाऊं और मान लीजिए कि मैंने ना आर की वैल्यू ज़्यादा रखी, आर की वैल्यू ज़्यादा रखूंगा तो क्वालिटी फैक्टर कम आएगा, क्वालिटी फैक्टर कम आएगा, इसका हमारा ग्राफ फ्लैटर होगा। तो आप कह सकते हो आर की वैल्यू लार्ज होगी तो बेटा इस तरह ग्राफ, एल और सी बेटा आपके फिक्स है, एल और सी को आप चेंज नहीं कर रहे, एल और सी को अगर चेंज नहीं कर रहे तो ओमेगा रेजोनेंस तो वही रहेगा, ठीक है। अब मैंने आर को छोटा किया, अगर मैं आर को छोटा करूंगा तो क्वालिटी फैक्टर बड़ा आएगा, तो आप कह सकते हो अगर आपका आर जो होगा वो स्मॉल होगा, वो स्मॉल होगा तो ऑफ कोर्स ग्राफ ऐसा आएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा है। तो आप कह सकते हो कि दोनों की भले ही रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्योंकि एल और सी तो सेम है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये ज़्यादा शार्पर है, तो इसका क्वालिटी फैक्टर हाई है। आर जितना छोटा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही बड़ा होगा, ग्राफ उतना ही ज़्यादा शार्पर होगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा, हमारा ग्राफ उतना ही ज़्यादा फ्लैट होगा, उतना ही ज़्यादा फ्लैट होगा। समझ गए इस बात को? एक बात और, इस बात के लिए मुझे हल्का सा ना बताना पड़ेगा कि बेटा ये रेडियोस वगैरह किस तरह से काम करते हैं और रेडियोस किस तरह से फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करते हैं, किस तरह से फ्रीक्वेंसीज को पकड़ते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक लिखिए, दैट इज ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, ठीक है। मान लीजिए कि एयर के अंदर बड़ा बहुत सारी रेडियो की फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे मैं अगर जयपुर की अगर बात करूं तो उसके अंदर बड़ा खूब सारे एफएम स्टेशंस हैं और वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज, अपनी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगातार डिसिपेट करते रहते हैं। जयपुर की अगर बात करें तो उसमें रेडियो सिटी एक फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, दैट इज 91.1 मेगाहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में है तो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं। उसी तरह से ये तो रेडियो सिटी हो गया बड़ा, वैसे ही एक रेड एफएम भी शायद आपके शहरों में भी होगा, ये तो बहुत ही फेमस है, इट इज 93.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ऐसे ही एक फेमस और लिख देता हूँ, रेडियो सिटी, दिस इज 98.3 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब बेटा 10⁻⁶, तो ये सारे के सारे हर्ट्ज नहीं है, दिस इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे स्पेस के अंदर मतलब हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इतनी नहीं बेटा और भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2-3 रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसीज वो लिखती हैं। अब बात करते हैं कैसे रेडियो इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए रेस्पॉन्ड करता है। तो मेरी बात सुनना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पुराने वाले रेडियो का, जो पुराने ज़माने में रेडियो आया करते थे, मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि उसको समझाना आसान है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस हमारे आरएलसी सर्किट से रिलेट कर पाता है।
पुराना वाला वो रेडियो बेटा जिसमें ऐसे गोल गोल नॉब होता था और उसको मैं ऐसे लगातार लगातार घुमाते रहते थे, वो वाला, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, है ना। आजकल तो क्या है कि जैसे टच किया तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि आजकल सारे के सारे जो रेडियोज़ वगैरह होते हैं वो तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर काम करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स पर काम करते हैं, तो उनकी बात थोड़ी सी अलग है। तो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इतने बड़े तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पुराने रेडियोज़ होते थे उनका कॉन्सेप्ट हम बड़े आराम से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मतलब थोड़ी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो तुम जानते हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह पर डिपेंड करती है। तो आजकल के रेडियोज़ को नहीं, हम पुराने रेडियोज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पुराना रेडियो है और उस पुराने रेडियो के अंदर एक सबसे पहले एंटीना है। इसमें ऐसे एक एंटीना है। इस एंटीना का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, सारे के सारे जो वेवलेंथ है उनको कैच करना है, उनको कैच करना है। तो ये ऑफ कोर्स लगातार सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको लगातार कैच करता रहेगा, करता रहेगा। हालांकि हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि एंटीना की शेप, साइज, ज्योमेट्री भी इस बात पर डिपेंड करती है कि हाँ कौन सी वेवलेंथ को पकड़ने वाला है। मैं फिर भी आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे दूँ कि जो भी आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज है उनका जो वेवलेंथ है, उनका जो वेवलेंथ है, एंटीना की जो डायमेंशंस है वो लगभग λ/4 के आसपास होनी चाहिए। जो भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ का 1/4 होना चाहिए। और वो करना आसान काम नहीं है, उसमें एक मॉड्यूलेशंस वगैरह भी आते हैं जो हम कभी कभी कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे भी। बट एक बार के लिए सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारे रेडियो का जो एंटीना होगा वो सारे के सारे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच करेगा, पकड़ेगा, ठीक है। हमारा जो रेडियो है उसके अंदर एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक इंडक्टर और ऑफ कोर्स एक कैपेसिटर, एक सिंपल आरएलसी सर्किट होगा। ये जो एंटीना के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं वो, और इस इंडक्टर के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर भी बड़ा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर वो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से करंट लगातार आते रहेंगे, कुछ ना कुछ करंट आते रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है ये ऑफ कोर्स इसके करंट वगैरह को बड़े आराम से चेंज कर सकती है, और ऑफ कोर्स ये हमारा जो रेडियो है वो पूरे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेस्पॉन्ड कर सकता है, किसी तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये हमारा रेडियो है। तो रेडियो का जो इंडक्टर है वो ऑफ कोर्स सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सारी सारी जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको किसी तरह से रेस्पॉन्ड किए जा रहा है, हर फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्ड कर रहा है, हर फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि हमारा जो रेडियो है मैं उसके कैपेसिटेंस को चेंज करूंगा, मैं उसके कैपेसिटेंस को चेंज करूंगा। कैपेसिटेंस को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे जो पुराने रेडियोस होते थे उसमें एक नॉब होती थी बेटा, ऐसे बाहर निकली हुई, ठीक है। उस नॉब में एक प्लेट लगी रहती थी और एक अंदर प्लेट ऐसे फिक्स रहती थी। तो कॉमन एरिया हो गया ए, और उस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स कोई ना कोई कैपेसिटेंस आ गया। लेट्स से द कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब होता क्या था कि उस रेडियो के अंदर एक प्लेट अंदर तो फिक्स रहती थी और जो बाहर वाली प्लेट थी वो नॉब के साथ जुड़ी होती थी, ऐसे एक नॉब के साथ जुड़ी होती थी। अब जैसे जैसे आप नॉब को घुमाओगे तो अंदर वाली प्लेट तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन बाहर वाली जो प्लेट है वो ऐसे मूव करेगी। वो जैसे यूं मूव करेगी तो ऑफ कोर्स ये जो कॉमन एरिया है ना ये चेंज होगा, बल्कि अगर आप यूं घुमाओगे तो एरिया, जो कॉमन एरिया है वो घटेगा। तो नॉब को जैसे 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 आप यूं घुमाओगे कॉमन एरिया लगातार चेंज होंगे, और अगर एरिया लगातार चेंज होगा तो सिस्टम का कैपेसिटेंस लगातार चेंज होगा, सिस्टम का कैपेसिटेंस लगातार चेंज होगा। और जैसे जैसे सिस्टम का लगातार कैपेसिटेंस चेंज होगा हमारे सिस्टम की जो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस आरएलसी सर्किट की जो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी लगातार चेंज होगी, वो भी लगातार चेंज हो, वो लगातार चेंज हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। हमारे पास क्या था
नॉब था, नॉब के साथ एक प्लेट जुड़ी होगी, एक प्लेट रेडियो के अंदर फिक्स होगी, दोनों का कॉमन एरिया ये है। अगर आप नॉब को ऐसे पकड़ के यूँ घुमाओगे तो ऑफ कोर्स एक कॉमन एरिया लगातार चेंज होगा, कॉमन एरिया लगातार चेंज होगा तो कैपेसिटेंस लगातार चेंज होगा। और इस तरह से हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। और कैपेसिटेंस चेंज करने का एम ये है कि हम इस ओमेगा रेजोनेंस को लगातार चेंज करना चाहते हैं, हम लगातार इस ओमेगा रेजोनेंस को लगातार चेंज करना चाहते हैं। और ओमेगा रेजोनेंस लगातार चेंज होगा तो ऑफ कोर्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस को तुम क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा रेजोनेंस अपॉन 2 पाई, दैट इज ऑफ कोर्स 1/2 पाई इंटू 1/√LC। ये लगातार हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस लगातार चेंज होगी। कई जगह इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है जिसमें कैपेसिटेंस चेंज ना करके इंडक्टर चेंज कर देते हैं, इंडक्टेंस चेंज कर देते हैं। जो लूप लगा रखा है उसके से घुमा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह भी चेंज किए जा सकते हैं। हो सकता है कईयों ने बेटा इस तरह के पुराने रेडियोस भी देखे हो जिसके अंदर ऐसे एक सिलेंड्रिकल नॉब बाहर निकला रहता था, उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, उसको जैसे जैसे घुमाते थे अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो लगातार चेंज होते रहते थे। इंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स लगातार चेंज होंगे तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो लगातार चेंज होगा। और अगेन सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होने के पीछे भी कारण क्या है कि इस सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज करके हम ओमेगा रेजोनेंस चेंज कर सकते हैं, और ओमेगा रेजोनेंस चेंज कर सकते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप बेटा लगातार इस नॉब को घुमाते गए कैपेसिटेंस लगातार चेंज करते गए कैपेसिटेंस लगातार चेंज करते गए तो ओमेगा रेजोनेंस लगातार चेंज होता रहा, ओमेगा रेजोनेंस लगातार चेंज होता रहा तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस लगातार चेंज होता। और फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होते मान लो कभी ना कभी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस जो है वो 91.1 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ गया। क्या आ गया? 91.1 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ गया। जैसे 91.1 मेगाहर्ट्ज पर आ गया, जैसे ही हमारे इस सिस्टम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज पर आ गई, वैसे ही इसके इस एक्सटर्नल सिस्टम के और हमारे इस रेडियो के बीच में रेजोनेंस हो गया है। और जैसे रेजोनेंस हो गया है, इस टाइम पर मैक्सिमम पावर जो एमिट होगी वो कौन से सिग्नल की होगी? वो 91.1 मेगाहर्ट्ज वाले सिग्नल का पावर एमिशन सबसे ज्यादा होगा और बाकी सबका पावर एमिशन इससे कम होगा, बाकी सबका पावर एमिशन इससे बहुत कम होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने सी को लगातार चेंज किया तो ओमेगा लगातार चेंज हुआ और जैसे ओमेगा चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, और फ्रीक्वेंसी चेंज होते होते इस सिस्टम की जैसे ही फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज आई, वैसे ही इस वाली फ्रीक्वेंसी का पावर सबसे ज़्यादा आया है, और इसका पावर सबसे ज़्यादा है तो इसकी साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी आवाज़ आपको सबसे बढ़िया सुनाई दे रही है। बाकियों की भी करंट में कंट्रीब्यूशन है, बाकियों का भी पावर में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका पावर बहुत कम है और इसका पावर बहुत ज़्यादा है, इसका पावर सबसे ज़्यादा है। और इस कारण से आपको जो बेस्ट आवाज सुनाई देगी वो 91.1 मेगाहर्ट्ज की सुनाई देगी। लेकिन आप ये भी चाहोगे कि आपका ये जो कर्व है ये शार्प रहे, और इस कर्व को शार्प रखने के लिए आप चाहोगे कि इस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। अगर ये कर्व शार्प होगा तो ऑब्वियस बात है कि हमें ये फायदा होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी को मैंने हल्का सा चेंज भी कर लिया, हल्का सा चेंज भी कर लिया तो बाकी जो वेव्स हैं उनका पावर अभी भी नहीं आएगा। जैसे मैं एक बार के लिए अब मैं फिर से लगातार कैपेसिटेंस को चेंज करूंगा और कैपेसिटेंस को लगातार चेंज करूंगा तो ओमेगा लगातार चेंज होगा। तो इस टाइम पर ये जो 91.1 मेगाहर्ट्ज है इस पर आपका पावर सबसे ज़्यादा है। मैंने इसमें R जो है वो कम से कम रखा है, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रखा है। अगर मैंने R की वैल्यू को ज़्यादा रखा होता, क्वालिटी फैक्टर कम रखा होता, तो हमारा पावर वर्सेस ओमेगा जो ग्राफ है वो ऐसा ना आकर ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस, और ये जो 91.1 मेगाहर्ट्ज है इस पर आपका पावर ये आया होता। बाकियों के भी पावर आए होते हैं, बाकियों के पावर यहाँ कहीं होते और इसका पावर यहाँ कहीं होता, और जो पावर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, और पावर का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा नहीं होता तो 91.1 मेगाहर्ट्ज वाली साउंड भी आती और उसके साथ साथ बाकियों की साउंड भी आती।
इस केस में क्या हुआ कि हमने ऑफ कोर्स सिस्टम का रेजिस्टेंस कम से कम रखा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रखा, और क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा रखने के कारण हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो 91.1 मेगाहर्ट्ज़ का पावर वर्सेस ओमेगा जो ग्राफ है वो बिल्कुल शार्प हो गया, और शार्प हो गया तो ऑफ कोर्स इसकी पीक लेवल ऊपर चलेगी। जो बाकी फ्रिक्वेंसीज है उनका पावर बहुत कम है, पावर का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि बाकियों का जो सिग्नल है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो हमें बिल्कुल भी साउंड के फॉर्म में सुनाई नहीं देगा। सारा का सारा साउंड का जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली 91.1 मेगाहर्ट्ज का आएगा, बाकियों का नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने रेजिस्टेंस सर्किट का अगर ज्यादा रखा, क्वालिटी फैक्टर अगर कम रखा, तो हमारा ग्राफ मोर फ्लैट होगा। अगर ग्राफ बड़ा मोर फ्लैट होगा तो 91.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो साउंड है उसका पावर सबसे ज्यादा तो आएगा, लेकिन बाकियों का पावर भी यहां कहीं होगा, बाकियों का पावर भी यहां कहीं होगा। और बाकियों का पावर अगर यहां कहीं होगा तो साउंड का जो एक तरह से कह सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा नहीं है। इस वाले केस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है, 91.1 मेगाहर्ट्ज का पावर बहुत ज्यादा है और बाकियों का पावर बहुत कम है। और इस केस के अंदर 91.1 मेगाहर्ट्ज का जो पावर आउटपुट है वो और बाकियों का जो पावर आउटपुट है वो, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस केस में आपके जो साउंड्स है वो थोड़ी सी मिक्स हो गई है। इस केस में आपको ऑब्वियस बात है कि थोड़ी सी साउंड क्वालिटी खराब रहेगी और इस केस में आपकी साउंड क्वालिटी ज्यादा रहेगी। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से हो कि हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है उसका पावर सबसे ज़्यादा सुने और बाकी फ्रीक्वेंसीज ना सुने। और इस कारण से ऑब्वियस बात है कि हम सिस्टम का रेजिस्टेंस कम से कम रखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सिस्टम का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो जब भी क्वालिटी फैक्टर की बात आए तो आप कह सकते हो कि किसी भी रेडियो की ट्यूनिंग के अंदर हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, अगर मैं लगातार कैपेसिटेंस चेंज करता गया, ओमेगा लगातार चेंज करता गया, तो किसी न किसी ओमेगा पर बेटा मैं सबसे ज्यादा पावर सुनूंगा 91.1 मेगाहर्ट्ज की। फिर बेटा लगातार मैं अगर कैपेसिटेंस चेंज करता गया तो कभी ना कभी मैं मैक्सिमम पावर सुनूंगा किसकी, लेट्स से 93.5 मेगाहर्ट्ज की। ऐसे ही लगातार मैं कैपेसिटेंस चेंज करता गया तो कभी ना कभी मैं मैक्सिमम पावर सुनूंगा किसकी, बड़ा रेड एफएम कौन सा था, सॉरी रेडियो सिटी कौन सा था, 98.3 मेगाहर्ट्ज। ये रेड एफएम तो 93.5 है, ये हमारा रेडियो सिटी। बीच में हाँ मानता हूं कि कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी आ गई है जहां पर दोनों का ही पावर आ रहा है, लेकिन दोनों का ही पावर इतना कम आया है कि कोई साउंड का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा साउंड कोई बहुत साफ नहीं है। साउंड साफ यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप लगातार कैपेसिटेंस चेंज करते गए तो कभी न कभी आपको 91.1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल आएंगे। फिर अगर आप कैपेसिटेंस चेंज करते गए, ओमेगा चेंज करते गए, तो बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज इंटरमिंगल होंगी और आपको है ना दोनों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी भी, लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ नहीं होगी, मोस्टली से खर की सी आवाज़ आती रहेगी। ठीक है। फिर अगर आप लगातार कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो इसके जो साउंड है उसके सिग्नल लगातार कम होते रहेंगे और अगले एफएम के सिग्नल लगातार बढ़ते रहेंगे और 93.5 मेगाहर्ट्ज पर एग्जैक्टली पहुंचोगे तो वहां पर इसके पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और बाकियों का पावर वहां पर जाकर नेग्लिजिबल होगा। फिर आप जैसे जैसे लगातार कैपेसिटेंस चेंज करोगे तो लगातार इसका पावर घटेगा। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब 93.5 और 98.3 दोनों की आवाज हल्की फुल्की सुनाई देगी या बड़ा मोस्टली खर की सी आवाज आएगी। और वैसे जैसे आप लगातार और कैपेसिटेंस चेंज करोगे, ओमेगा लगातार और चेंज करोगे तो 98.3 मेगाहर्ट्ज की साउंड आपको धीरे धीरे ज़्यादा सुनाई देगी और एग्जैक्टली 98.3 मेगाहर्ट्ज पर अगर आप पहुंचोगे तो वहां पर पहुंचते आपको सबसे बढ़िया साउंड, सबसे तगड़ी साउंड बेटा किसकी सुनाई देगी, 98.3 मेगाहर्ट्ज की। बाकी सारे के सारे हो जाएंगे नेग्लिजिबल क्योंकि उनका पावर हो चुका है नेग्लिजिबल। ये जो ओमेगा रेजोनेंस है, इस टाइम पर कैपेसिटेंस आप चेंज करते उस ओमेगा रेजोनेंस को आपने उस ओमेगा से कंपेयर कर दिया है जो आपका रेडियो सिटी का था। समझ गए इस बात को? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने सारे के सारे एग्जांपल इस तरह के लिए हैं जिसके अंदर मैंने कैपेसिटेंस वगैरह चेंज किए हैं और पुराने रेडियोस इस तरह से काम करते थे। आजकल के रेडियोस बड़ा मोस्टली इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर है ना, इन पर काम करते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनमें वर्किंग थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट इतना डायरेक्टली काम नहीं आता जितना डायरेक्टली ऑफ कोर्स पहले आता था, बट फिर भी है ना
बहुत सारे बच्चों ने पुराने रेडियोस देख रखे होंगे तो शायद उन्होंने रिलेट कर लिया होगा। आज के 10 साल बाद शायद ये एग्जाम्पल इस तरह से नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम आज तो तुम लोगों को इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हो सकता है कि मोस्टली बच्चों ने इस तरह के रेडियोस देखे हो, है ना भी देखे तो ठीक है बेटा, अब तो काम चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो मैंने बोल ही दिया, और कोई बड़ा एग्जाम्पल था भी नहीं इस तरह का, तो मेरे दिमाग में तो यही एग्जाम्पल था तो मैंने बता दिया। चले आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो इस तरह से हमारे काम आएगा। आई होप बेटा इस बात को आप लोग तो समझ गए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज पैरेलल आरएलसी सर्किट। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, काम का भी है। चाहे जे मेन हो चाहे जे एडवांस हो, यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें नाम से भी आपको आइडिया लग गया होगा, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं और हमने इन तीनों को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ रखा है ऐसे। लेट्स से दिस इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, फिर ना इसका रेजिस्टेंस R है, सेल्फ इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस L है और इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है। यहां से कुछ I करंट गया, इसमें से I1 इसमें से गया, I2 कैपेसिटर में से और I3 इंडक्टर में से। बाय KCL आई कैन से दैट कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मेरी बात सुनना, इस इंडक्टर को और कैपेसिटर को अगर मैं छुपा लूं तो ये तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, और अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो मुझे तो I1 याद ही है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं तो करंट कितना आता है, ये बात तो हम लोगों ने पहले से याद कर रखी है। और I1 को हम सीधा लिख सकते हैं, दैट इज V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। जो फेज वोल्टेज का है वही फेज ऑफ कोर्स इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट का है। इसी तरह से इस इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को छुपा लो तो ये तो अपने आप में एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था आपने। और अगर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो I2 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, I2 इज ऑफ कोर्स V नॉट ओमेगा C। याद करो ना, मैंने सबको सिखा रखा है, सारी बातें बता रखी है तुम लोगों को। cos of omega t, it can be written as V naught 1 upon omega c into sin of omega t plus pi by 2, या फिर और बेटर तरीके से अगर लिखूं तो दैट इज V naught अपॉन एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये I2 है। अगर मैं इस I3 की वैल्यू की अगर बात करूं तो I3 बड़े आराम से निकाल लूंगा। इस कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को छुपा लो तो ये अपने आप में एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, और अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो मेरे बच्चे जानते हैं कि करंट की वैल्यू आती है माइनस V नॉट अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा एल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इज V नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा I3 है। तो ये जो I1 I2 I3 है बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। और किसी भी टाइम पर अगर आप कहोगे से मुझे ये वाला करंट चाहिए तो मैं कहूंगा बेटा किसी भी टाइम पर ये वाला करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है मेरे पास V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, I2 है मेरे पास V नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस I3 है मेरे पास V नॉट
अपॉन एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो किसी भी टाइम पर आपका जो करंट होगा इस एसी सोर्स में से इट विल बी लाइक दिस। तो जो चीज़ें अपन ने याद कर रखी थी मोर और लेस जो सवाल है तो उसी पे आ गया, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं था। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरह के सवाल का फेजर वगैरह भी बना सकते हैं और उनको भी हम थोड़ा कुछ तो सीख ही सकते हैं। चलिए बच्चों, इसका फेजर बनाते हैं, मज़ा आएगा। इसी बहाने हम हो सकता है कि एक दो एक्स्ट्रा बातें और सीख जाए। ठीक है, चलिए बेटा, इस बार ना फेजर में बेस बनाओ। याद करो बेस किसको बनाया करते थे? आप बोलो सिर्फ बेस तो करंट को बनाया करते थे। बेटा तुम करंट को बेस इसलिए बनाया करते थे कि सारे के सारे सर्किट सीरीज में थे, सब में करंट सेम था, इसलिए करंट को बेस बनाया था। आज मामला थोड़ा सा उल्टा है। आज पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है, तो सेम कौन है? करंट नहीं, वोल्टेज। तो बेस बनाओ वोल्टेज को, जो अप्लाइड वोल्टेज है मैंने उसको बेस बना दिया। चलो अच्छी बात है। रेजिस्टेंस में से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है। ये करंट है आपका I1, मैं इसे एक बार के लिए IR लिख रहा हूं, चलेगा ना? रेजिस्टेंस में जो करंट होता है उसका फेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेज तो सेम ही होता है। तो आप कह सकते हो कि जिस तरफ पोटेंशियल है उसी तरफ रेजिस्टेंस में से करंट है, और रेजिस्टेंस में तुम करंट कह सकते हो V अपॉन R। मैंने बड़ा जानबूझ के IR लिखा है, ठीक है। कैपेसिटर में से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है। याद करो कैपेसिटर में करंट हमेशा अहेड हुआ करता था और वोल्टेज पीछे हुआ करता था। वोल्टेज तो यहां है, इसका मतलब कैपेसिटर में जो करंट होगा वो ऑफकोर्स आगे होगा पाई बाई टू। और ये जो करंट है मैं इस I2 को जानबूझ के IC लिख रहा हूं, जिससे याद रहे कि ये कैपेसिटर वाला करंट है। करंट अहेड होता है, वोल्टेज पीछे होता है। दिस इज योर IC। IC कैन बी रिटन एज V अपॉन XC, ठीक है। ये जो इंडक्टर में से करंट गुजर रहा I3, मैं इसको एक बार के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं IL लिख रहा हूं। इंडक्टर में याद करो जो करंट था वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड से पाई बाई टू पीछे था, तो अप्लाइड वोल्टेज तो ये रहा, वो तो बेस बन के बैठा है। करंट इससे लैग करेगा, लैग अगर करेगा तो दिस विल बी लाइक दिस, दैट इज IL, दैट इज ऑफ कोर्स V अपॉन XL। अगर मुझे नेट करंट निकालना है तो दैट इज ऑफ कोर्स I1 प्लस I2 प्लस I3। इस केस में अगर देखो दैट इज IR प्लस IC प्लस IL। मुझे नेट करंट अगर निकालना है तो ऑफ कोर्स इन तीनों करंट को जोड़ दो। करंट को कैसे जोड़ेंगे? अरे भाई जैसे वेक्टर जोड़ते हैं जोड़ देंगे, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। तुम जानते बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। अब यार बार बार क्या केस लो, सीधा ही बोल रहा हूँ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मैं एक बार के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ आ गया है और उसकी वैल्यू आ गई है I तो बाहर, सॉरी बेटा I नहीं, V तो बाहर 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। इस तरफ आपका अप्लाइड वोल्टेज है और इसी तरफ आपका IR भी है, दैट इज V बाई R। मैंने ये दोनों करंट तो जोड़ दिए, ये IR और जोड़ दो। कैसे जोड़ना है तुम लोग जानते ही हो। सो दिस इज द नेट करंट विच इज बेसिकली IR प्लस IL प्लस IC रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। V तो बेटा बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। ये आ गया। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू समथिंग, कोई बात नहीं। ये अपना पावर फैक्टर एंगल बोलना चाहो बड़ा वो बोल दो, दिस इज थीटा। आई कैन इजीली से कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज V 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL डिवाइड बाई
So tan comes out to be 1 upon xc minus 1 upon xl upon 1 upon r. ठीक है बच्चों, बढ़िया। एक बात और बोलना चाहूंगा, यहां पर मेरे पास आ गया कि करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू समथिंग। वोल्टेज अपॉन समथिंग होता तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा है। वैसे तो रेजिस्टेंस के उल्टे को हम कंडक्टेंस बोला करते थे, यहां पर एक तरह से रेजिस्टेंस का नहीं उल्टा है, ये है इंपिडेंस का उल्टा। इंपिडेंस के उल्टे को हम नाम दे रहे हैं एडमिटेंस। क्या नाम दे रहे हैं? एडमिटेंस। सुनना, यहां पर अगर मुझसे पूछे कि सर Z क्या है, तो बड़ा हम जानते हैं कि Z क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z। तो आप कह सकते हैं कि Z की वैल्यू है 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC का होल स्क्वायर। इसको बड़ा मैं 1/y लिख रहा हूं। दिस y इज बेसिकली उल्टा ऑफ इंपिडेंस, इट्स नेम इज एडमिटेंस। ये मान के चल लो कि ये इंपिडेंस का उल्टा है और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्ससी का होल स्क्वायर। ये मत सोचना कि कोई नई चीज आ गई है, ये मान लेना कि ये जस्ट इंपिडेंस का उल्टा है। वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, 1 अपॉन समथिंग समथिंग इस तरह से लिखा हुआ, तो हमने y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्ससी का होल स्क्वायर, ये हमने बोल दिया है एडमिटेंस। ठीक है, कोई मुझे कहता है सर करंट किसी भी टाइम पे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसी भी टाइम पर अगर आपको करंट चाहिए तो किसी भी टाइम पर करंट होगा, बड़ा क्या होगा, V इंटू ये, दैट इज V इंटू ये। मुझे मैक्सिमम करंट लिखना होगा तो मैं ऑफकोर्स मैक्सिमम वोल्टेज है V नॉट इंटू वाई इंटू साइन ओमेगा टी। नहीं बेटा, साइन ओमेगा टी तो किसका फेस था? साइन ओमेगा टी तो फेस था अप्लाइड वोल्टेज का। हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो हमारा करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है? थीटा, तो प्लस थीटा। तो आप कह सकते हो किसी भी टाइम पर करंट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज वी नॉट इंटू वाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा इज ऑफ कोर्स tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्ससी माइनस 1 अपॉन एक्सएल अपॉन 1 अपॉन आर। ये रहा हमारा किसी भी टाइम पे करंट, ये रहा हमारा किसी भी टाइम पे करंट। अगर आप मुझसे इस तरह के सवाल में पूछो कि ये इस अल्टरनेटिंग सोर्स से कितना करंट निकला, उसकी आरएमएस वैल्यू लिख सकते हो क्या? बड़ा बिल्कुल लिख सकता हूँ। आरएमएस वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स मैक्सिमम करंट दैट इज वी नॉट इंटू वाई डिवाइड बाई रूट टू। वी नॉट अपॉन रूट टू को हम पहले से जानते भी हैं, दैट इज ऑफ कोर्स वी आर एम एस इंटू वाई। ये आपका आई आर एम एस है। वाई याद रखना बेटा, वाई क्या है? वाई इज बेसिकली 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं बेटा यहाँ पर रूट लगाना भूल गया, यहाँ रूट लगा लेना, वाई एंड रूट, यहाँ रूट जरूर लगा लेना बेटा, यहाँ भी रूट जरूर लगा लेना। मैं रूट भूल गया था, रूट लगाना भाई। रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज दिस, तो मैंने रूट लगाना भूल गया, हर जगह आप रूट लगा लेना। तो y की वैल्यू हमारे पास बड़े आराम से इस तरह से आ जाएगी। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि हमारा एडमिटेंस आ गया है, दैट इज 1 अपॉन z एंड इट इज रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्ससी का होल स्क्वायर। ये हमारा एडमिटेंस, ये हमारा एडमिटेंस आ गया। तो रूट लगा लेना है ना, मैं एक बार रूट भूल गया था। ठीक, बाकी जो तो लगा दिया ना।
जिस तरह से इम्पिडेंस की यूनिट ओम थी, एडमिटेंस की यूनिट बेटा तुम जानते हो कि ओम का इनवर्स होगा। इससे बड़ा इवन अपन लोगों ने कंडक्टेंस में भी MHO लिखा था, MHO लिखा। फेयर इनफ। आई होप बेटा इतनी सी बात थी, समझ में तो आएगी। तो इसमें कोई ऐसे में अलग से बड़ा बात सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने सिंपल पहले से ही RLC सर्किट वगैरह पढ़ रखे, उससे हमारा सारा काम बन जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा टर्म मेरे को बतानी थी बेटा, कौन सी? एडमिटेंस। इट इज़ इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस। इसके अलावा सारी की सारी बातें तो कॉमन सी हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, इस बात पे आपसे एक सवाल पूछते हैं। अच्छा सा ही सवाल है। हमारे पास एक पैरेलल RLC सर्किट है। इट इज लाइक दिस, कि ये हमारे पास एक AC सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। मुझे वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल्स टू 200 sin 100t। फेयर एनफ। कैपेसिटेंस बेटा 100 माइक्रो फैरेड है। इंडक्टेंस बेटा आपका 2 हेनरी है। और जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो 50 ओम है। किसी भी टाइम पर इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो IC है, यहाँ से गुजरने वाला करंट IL है, और यहाँ से गुजरने वाला करंट IR है। यहाँ से नेट करंट आ रहा है I, दैट इज ऑफ कोर्स IR प्लस IL प्लस IC। ठीक है, फाइंड IR at any time t, current through inductor at any time t, current in capacitor at any time t। ये 3 काम करो बेटा पहले, ये तीनों काम पहले एक बार करो। चलिए बेटा, रेजिस्टेंस में करंट लिखने के लिए आप इसको और इसको भूल सकते हो, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लगा हुआ है। 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 50 ओम का रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट आएगा आपका 4 एम्पियर। फेज बेटा सेम रहेगा, दैट इज 4 एम्पियर साइन 100t। ये आंसर आ गया। इंडक्टर में से करंट कितना होगा उसके लिए मुझे पहले XL चाहिए। XL इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू L, तो ये 200 ओम्स आ गया। 200 वोल्ट बैटरी, 200 ओम का रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट मेरे पास आ गया 1 एम्पियर साइन ओमेगा टी। बेटा साइन ओमेगा टी तो अप्लाइड वोल्टेज है। हम जानते हैं कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, तो यू कुड से कि सर दैट इज बेसिकली -π/2। IC निकालने के लिए पहले मुझे XC निकालनी पड़ेगी। XC इज 1/ωc। ओमेगा है 100, C है 100 माइक्रोफैरेड। बेटा वो 10⁻⁶ ऊपर गया, ये 100 ओम आ गया। 100 ओम XC है, बड़ा वोल्टेज मैक्सिमम 200 है, तो मैक्सिमम करंट आएगा 200/100, 2 एम्पियर। मैक्सिमम करंट आपका 2 एम्पियर है साइन 100t। ये 100t तो किसका फेज है? अप्लाइड वोल्टेज का। कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज के आगे होता है, तो +π/2।
प्लस में रहेगा। फिर ना अगला काम, इसी सारे के सारे अरेंजमेंट का एक बार जरा फेजर बना दो बेटा। बना देंगे। सबसे पहले बेस बनाओ। बेस कौन होगा? वोल्टेज। वोल्टेज कॉमन है, उसे बेस बना दो। आई आर किस तरफ होगा? जिस तरफ वोल्टेज होगा उस तरफ ऑफ कोर्स आई आर होगा। दैट इज अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 50। आई एल, इंडक्टर में करंट पीछे होता है वोल्टेज से। वोल्टेज तो ऐसे है, तो पक्की बात है कि आई एल ऐसे होगा। आई एल कितना होगा? अप्लाइड वोल्टेज अपॉन एक्सएल। एक्सएल कितना है था? 200। ठीक है। नेक्स्ट है आईसी। आईसी इज अप्लाइड। आईसी कैपेसिटर में करंट हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे π/2 आगे, तो आप कह सकते हो कि ये ऐसे आएगा। V अपॉन एक्सी। एक्सी आ गया 100। अगर मुझे नेट करंट निकालना तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। नेट करंट निकालने के लिए इसे 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 इन तीनों को जोड़ो। इन दोनों में ये बड़ा है, ये V अपॉन 100 है, ये V अपॉन 200 है, ये दोनों में से बड़ा ये बड़ा है, तो यूं ऊपर आएगा। V अपॉन 100 माइनस V अपॉन 200 कुल मिलाकर मेरे पास आ गया, दैट इज V अपॉन 200। इधर की तरफ वोल्टेज तो है ही और आपका आई आर भी इसी तरफ है। आई आर कितना है? V अपॉन 50। नेट करंट निकालना हो तो इन दोनों को और ऐड कर दो। नेट करंट विल बी लाइक दिस, दैट इज V तो बड़ा बाहर आ गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, दैट इज 1 अपॉन 200 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 50 का स्क्वायर। ये हमारे पास एंगल आ गया, लेट्स से थीटा। ये हमने बड़ा पूरा फेजर बना दिया बढ़िया से। अगला सवाल, फाइंड एडमिटेंस एंड इंपिडेंस। करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू समथिंग। ऑब्वियस बात है, ये जो इनटू समथिंग है ये हमारा एडमिटेंस है। तो आप कह सकते हो कि एडमिटेंस इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 200 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 50 का स्क्वायर। ये 1 अपॉन 50 तो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/4 का स्क्वायर बच गया। 4 का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 16 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 15 इंटू अंडर रूट ऑफ, हमारे पास एडमिटेंस की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज √17 अपॉन 200 mH। अगर मुझे इम्पिडेंस चाहिए तो इसका उल्टा, दैट इज 200 अपॉन √17 ओम। फेयर इनफ। मैं आपसे पूछूं कि इस केस के अंदर आपका ये एंगल थीटा क्या है, आप कह सकते हो दैट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है V अपॉन 200, बेस है V अपॉन 50। आई थिंक दैट इज 1/4 10 times। यहां से नेट कितना करंट निकला, किसी भी टाइम पर कितना करंट निकला, हम वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइम पर ये वाला करंट चाहिए, हम ये करंट भी निकाल सकते हैं। इस करंट को हम लिख सकते हैं, इस करंट को हम लिख सकते हैं किसी भी टाइम पर करंट जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम वोल्टेज 200 इनटू एडमिटेंस कर दो या अपॉन इंपिडेंस कर दो, एक ही बात है। तो इनटू एडमिटेंस कर देता हूं, दैट इज √17 अपॉन 200
इंटू साइन ऑफ 100t। बेटा साइन 100t तो अप्लाइड वोल्टेज है, जो करंट निकला है वो ऑफ कोर्स उस वोल्टेज से थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है? प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4, tan इनवर्स ऑफ 0.25। ये किसी भी टाइम पर आपका करंट है। अगर मैं यहां पर कोई अमीटर लगा दूं, यहां पर या यहां पर अगर मैं अमीटर लगा दूं और तुमसे पूछूं उस अमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इस अमीटर की जो रीडिंग होगी वो तो IRMS होगी। IRMS मतलब दिस अपॉन √2। तो कोई मुझसे पूछ ले कि IRMS क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि दैट इज √17 अपॉन √2, दैट इज √17/2 एम्पियर। ये हमारा IRMS है। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा काम भी नहीं था, आसान सा काम था। इस तरह का काम तो हम बड़े आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अगली क्लास में इसके और सवाल देखेंगे। आप पूरी की पूरी शीट के ABCD 4 सेक्शन जो है वो चारों निपटा सकते हो, बाकी बाद में।